जिन, भूत, आत्मा, चुड़ैल, रूहें, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये आज की नहीं, जिस दिन से ये दुनिया बनी है उस दिन से चली आ रही। अब किसी वक्त में जिन्नात को शायद कुछ और नाम से पुकारा जाता होगा, लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर टिल डेट कोई किसी को शक नहीं। इसी तरीके से ब्लैक मैजिक, जिसे काला जादू कहते हैं, और उसके करीब करीब और भी जितनी भी ये प्रैक्टिसेस हैं मौजूद हैं इस दुनिया में, वैसे ही चाइना में 1100 AD की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बोर्ड डिजाइन किया गया जिसे कहा जाता था कि इससे आप उन लोगों से बात कर सकते हैं जिनकी वफात हो चुकी है। वीजा बोर्ड के नाम से अब वो मशहूर है। उसकी स्पेलिंग जो है OUIJA, अगर आप सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। कहा जाता है जिस तरह का ये बोर्ड है उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। बोर्ड के एक कॉर्नर पे यस और दूसरे कॉर्नर पे नो और गुड बाय भी लिखा होता है। क्रिश्चियनिटी ने इस्लाम ने एक्चुअली इस्लाम नहीं, क्रिश्चियनिटी ने और भी कई सारे जो मज़ाहिब थे उस टाइम पे, उन सब ने इसके ऊपर इशू उठाया था और टिल डेट इस बात को ये मानने से इनकार करते हैं कि इस बोर्ड के जरिए किसी भी रूह से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन उसी के बरक्स माइकल फैराडे ने 1853 में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था इसको, जिसको उसने नाम दिया था टेबल टर्निंग। और रिजल्ट ये निकला कि वीजा बोर्ड का जो ये फिनोमेना है उसको इडियोमीटर मोटर रिस्पॉन्स कहा जाता है। अब 1970s तक वीजा बोर्ड यूजर्स को यूजुअली कल्ट मेंबर्स कहा जाता था, सोशियोलॉजिस्ट से जिनका ताल्लुक होता था। इस बोर्ड के बारे में बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर सुना होगा, किसी जमाने में उम्र के किसी हिस्से में शायद कोशिश भी की हो। अब एक मिथ है, एक अर्बन लेजेंड है जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है। एक कॉलेज है काफी मशहूर कराची में, उधर एक लड़की जो है वो एक स्टूडेंट इस बोर्ड के जरिए कोशिश करती थी कि उसको किसी रूह से कम्युनिकेशन हो जाए। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते की इस प्रैक्टिस के बाद उस लड़की की डेड बॉडी मिली उसी के रूम से। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, हम तक तो ये अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही है।
इसी बोट को लेके हॉलीवुड में भी काफ़ी फिल्म्स बनी हैं। अंग्रेज़, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के इलाके से ये चीज़ निकली है, तो वहाँ पे ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है यंगस्टर्स की। और बहुत सारे ऐसे केसेस आपको इंटरनेट पे पढ़ने को मिलेंगे जिनकी वजह से बर्बादी भी हुई है। ख़वातीन और हज़रात, कराची के स्टूडियो मस्त FM 103 से मैं हूं मिनहाज अली अस्करी। तमाम छोटे बड़े जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। शो लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम सुनने वालों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी। इस प्रोग्राम में शामिल होने के 4-5 तरीके हैं जो कि हम जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अभी, अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपनी हाजिरी लगाएं। बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें अपना SMS अपने नाम के साथ 6278 पे। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिनहाज अली अस्करी नाम से फेसबुक पेज है उधर, या फिर ट्विटर पे @मिनहाज अली अस्करी। फेसबुक लाइव हमारा साथ साथ चल रहा है और आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंस्टाग्राम लाइव भी अपना एक्टिव करें, और अगर हो सका और अगर होता है तो ट्विटर पे भी कोई एक्टिविटी करें। इसके अलावा आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 111-103 पे। शो शुरू करने से पहले एक बड़ी सैड न्यूज़ है जो कि मुझे, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस्ताद रईस खान साहब का इंतकाल हो गया। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, आई एम श्योर। अगर जो लोग नहीं जानते तो पाकिस्तान के आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट सितार प्लेयर्स में से थे वो। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि खान साहब के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। खैर, लास्ट शो में कुछ कन्फ्यूजन्स थी, कुछ मसले मसाइल थे जिसकी वजह से हम शो नहीं कर पाए, तो उसके लिए माजरत। रही बात कि अब हमारे पेज पे कोई बता नहीं सके तो उसके लिए भी माजरत, और अब नेक्स्ट शोज के लिए हम पहले से ही आपको बता दिया करेंगे अगर तो नहीं हो रहा होगा। खैर, इस दौरान बहुत सारे लोगों की मेरे पास ईमेल्स आई, बहुत सारे लोगों ने अपने वाकयात शेयर किए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके साथ वो वाकयात पेश आ रहे हैं अभी भी। उन तमाम लोगों के लिए दुआ है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के लिए बेहतरी करे। खैर,
वो तमाम लोग जो अभी हमारा प्रोग्राम की दफा सुन रहे हैं, दिस इज अ लेट नाइट हॉरर शो। नाम से ही साफ जाहिर है, लेकिन इसमें हम आपको डराने की कोशिश नहीं करते। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया जो कि आपको लगता है, आपके ओपिनियन के हिसाब से, कि आपका इनकाउंटर एक ऐसी मखलूक से हुआ है जिसके बारे में आपने अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेंबर से सुना जरूर था, लेकिन अब आपका एक्सपीरियंस भी हो गया, तो आप लोग हमें अपने SMS, अपनी ईमेल, अपने फोन कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ईमेल के ऊपर हमारा फोकस होगा वो उन लोगों का होगा जो हमें कराची से बाहर, जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो या कराची से बाहर हो, वो अपनी ईमेल लाकर हमें भेजें। कराची के तो ऑलमोस्ट हमें सारे ही इलाकों का पता चल चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट टू सी व्यू। कुछ हफ्तों पहले मेरा फ्रेंच बीच जाने का इत्तेफाक हुआ, और मैं सिर्फ इसी वजह से एक्साइटेड था कि मैंने सुना था कि वहां पे हॉक्स बे की तरफ एक ऐसा हट मौजूद है जहां पे कोई टिक नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। लेकिन अफसोस वो मुझे हट मिल नहीं सका, और दूसरा रीजन, उसके ऊपर इतनी मैंने मेहनत भी नहीं की ढूंढने की, वो इसलिए क्योंकि रात के 4 बजे मैं गया था। तो वैसे ही 4 बजे जो है नॉर्मल रोड जो है वो काफी डरावनी लग रही होती है। सोचें हॉक्स बे वाली रोड तो कितनी खौफनाक होगी, और उस खौफनाक रोड पे, उस अंधेरे में, उस खामोशी में, जब आपको एक चीज चलती हुई नजर आए तो आपकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। और ऐसे हमारे साथ हुआ। जैसे ही करीब पहुंचे तो पता चला कि जो चीज हमारे सामने खड़ी हुई थी उससे तो शायद जिन्नात भी डरते होंगे, और वो थे हमारे पुलिस वाले भाई। खैर वो अपना काम कर रहे थे। है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी जगहों पे जाने से पहले ही या पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि आपके अलावा भी कोई मौजूद है, और उसका ताल्लुक वहां पे कोई चीज होने से नहीं है। मुझे ये लगता है कि उसका ताल्लुक हमारे दिमाग से, क्योंकि हम पहले से ही अज्यूम कर लेते हैं कि शायद यहाँ पे कोई जिन हो, भूत हो, चुड़ैल हो, जो कि हमें नुकसान पहुंचा देगी, और हल्की सी भी चोट जो है वो फौरन डायरेक्टली हमारी सोच जाती है इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे। खैर प्रोग्राम का आगाज हो चुका है जनाब। मेरा और आपका साथ तकरीबन 2 बजे तक का है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग की कॉल्स, आप लोग के SMS, आप लोग की ईमेल्स, आप लोग की फेसबुक और ट्विटर पे जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर शामिल करें हमारे शो में। खैर प्रोग्राम का आगाज जो है हम अपनी ईमेल के जरिए करते हैं, जो हमें भेजी है अरीबा ने। वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम अरीबा है। ये वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो मेरे साथ और मेरे भाई के साथ 3 महीने पहले पेश आया। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। मैं पानी पीने के लिए उठी तो कहती है मेरी आदत है कि जब भी मैं बीच रात में उठती हूँ तो मैं अपने घर का ज़रा चक्कर लगाती हूँ, बैल्कनी जाती हूँ। आई एम श्योर दरवाजे चेक करते होंगे। तो क्या इसी तरीके से मैं रात के 3 बजे उठी, पानी पिया, थोड़ा सा घर का चक्कर लगाया, सारे दरवाजे चेक किए, फिर बैल्कनी की तरफ गई। बैल्कनी में बाहर खड़ी हुई थी कि सामने
जो गली है उस पे नजर पड़ी तो वो परेशान हो गई। कहती हैं कि हवा में उनको एक बॉल नजर आई और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई थ्रो बॉल खेल रहा है। चूंकि बॉल का साइज बड़ा होता है तुमको वो हवा में उड़ती हुई भी नजर आई। कहती ये देख ही रही थी मैं कि मुझे लगा कि शायद मैं सोते में उठी हूं तो मेरा वहम है, तो आंखें मल के थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखा तो वही गेंद थोड़ी और करीब आती हुई नजर आई। कहती ये मैंने देखना था और मैं फौरन उल्टे कदम अपने वालदा के कमरे में पहुंची और जाके वहां सो गई। कहती है दूसरे ही दिन मेरा भाई रात को नाइट मैच खेलने अपने दोस्तों के साथ गया तो 4-5 बजे के वक्त जब वापस आ रहा था उसी गली से गुजर रहा था तो बाइक पे उसको महसूस हुआ कि उसकी बाइक काफी हैवी चल रही है। उसने बाइक पे लगे हुए शीशे की तरफ देखा तो दंग रह गया कि उसके ही पीछे एक भयानक शक्ल की औरत उसी की बाइक पे बैठी हुई है। वो कहती है कि भाईजान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और फौरन वो बाइक छोड़ के अपने घर की तरफ आ गए। उस दिन के बाद से कहती हैं कि हम उस गली से नहीं गुजरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीबा, आपने अपनी ईमेल भेजी, थैंक यू। ऐसे मोहल्ले, ऐसे गलियां, ऐसे इलाके, ऐसे एरियाज, ऐसे ब्लॉक जहां हम सब लोगों का आना जाना, रहना, उड़ना बिछोड़ना होता है, वहीं मेरी ओपिनियन के हिसाब से ये मखलूक भी एग्जिस्ट करती होगी। हालांकि इनको खुदा की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे कि अंधेरों की तरफ चले जाओ, लेकिन चंद में से शरारती होंगे जिन्होंने अंधेरों का तो सफर किया होगा लेकिन कुछ ऐसे इलाकों में भी चले गए होंगे जहां इंसान ने बसना था। दूसरी तरफ इंसान भी तो इंसान ही ठहरा, उसने भी उस जगह जाके घर बनाए जहां तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नासा की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि शायद 20 साल के बाद नासा ये बताने पे राजी हो जाए दुनिया को कि इंसानों के अलावा भी कोई और मखलूक इस दुनिया के बाहर है कि नहीं। और कितनी अजब सी बात है कि यही बात आपके कुरान शरीफ में कई सालों पहले बोल दी गई। कि इस जहां का और तमाम जहानों का खुदा अल्लाह है। खैर, हर शो में हम पूरी कोशिश करते हैं आपको कोई ना कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने की जिससे फायदा तो पता नहीं, फायदा नुकसान होता है कि नहीं होता, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा जरूर होता होगा। एक साहब है, उन्होंने मुझे ईमेल की एक ऐसी वीडियो जिसमें एक, अब वो मॉफ्ट है, फोटोशॉप्ड है, वेल एडिटेड है, मैं इसके बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उस वीडियो में अजीब और गरीब चीज हो रही है।
उस वीडियो को हम कोशिश करेंगे अपने पेज पे facebook.com/minhaj-ali-askari-official जो हमारा फेसबुक पेज है, शो के बाद उस पर अपलोड करें और फिर आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा कि वो सही है या गलत। खैर, हमारी फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। 111111003 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर अपने SMS हमें भेज सकते हैं 6278 पे। अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और भेज दें अपने SMS 6278 पे। चलें जनाब, बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? यासिर बात कर रहा हूँ मिनाज भाई। यासिर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी यासिर, आपका इन बातों पे यकीन होगा, आई एम श्योर। जी मिनाज भाई, मेरा बहुत सारा यकीन है और मेरे साथ काफी सारे वाकयात भी हो चुके हैं ऐसे। अच्छा, आप करते क्या यासिर, ये बताएं पहले। मिनाज भाई, मैं के इलेक्ट्रिक के अंदर हूँ। ओह, अच्छा, तो आपने आई थिंक पहले भी कॉल की हमें। ये नेक्स्ट से पहले जो आपका वीक था उसके अंदर ही मेरी कॉल आई थी, वो कजन के साथ में था। अच्छा, तो अब क्या वाकया हो गया? या तो सिर्फ मुझे ये तो नहीं कि सिर्फ शो में कॉल करने के चक्कर में आप अपने वाकयात बनाते हैं? नहीं मिनाज भाई, असल में मेरा काम ऐसा है कि ऐसी चीजें और ऐसी जगहों पर आना जाना मेरा होता रहता है। इलेक्ट्रिक से पहले मैं काम करता था हाउस वायरिंग का भी, तो इसके अंदर भी ऐसा होता है बाज़ जगह कि नए घरों में भी जाना होता है और वो पुरानी इमारतें होती हैं जो लोग खरीदते हैं, तो उसके अंदर रिपेयरिंग वेयरिंग का भी काम करवाते हैं। तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें या ऐसे जो माहौल होता है वो देखने को मिल जाता था। सही जी, बताइए क्या वाकया जो आप बताना चाहेंगे? अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे साथ सांगड़ के अंदर वाकया पेश हुआ था। वहाँ पर एक घर तामीर हो रहा था, तो उसकी हमारे को हाउस वायरिंग का काम मिला हुआ था ना। तो हमने जो उधर के मालिक थे उनको यही कहा था कि दिन के अंदर तो हम लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि दिन के अंदर और लोग भी काम कर रहे होते थे, जैसे मिस्त्री होते थे और खिड़की दरवाजे वाले। तो हमने कहा हम लोग अपना सुकून से काम करने के आदी हैं, हम अपना काम रात के अंदर करा करेंगे। मैंने बोला भाई आपकी मर्जी है, आप भले रात में काम करें या दिन में काम करें, आप हमें काम अपने टाइम के ऊपर कंप्लीट करके दे दीजिएगा। सही। हमने कहा ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, हम आपको जो आपसे टाइम ले रहे हैं उस टाइम पर काम कंप्लीट कर दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, हम लोग फिर काम करते थे रात के अंदर, जब सब लोग चले जाते थे वहाँ से तो हम नाइट के अंदर अपना काम करते थे। सही। तो जब हम काम करने लगे तो उसके 2-4 दिन के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग काम कर रहे होते थे, तो जो हमारे सामान होता था अपने पास जो सामान रख के खड़ा हुआ होता था, तो बाद दफा ऐसा होता है कि वो सामान उधर से हट के दूसरी जगह चला जाता है। सही। और एक दिन हम लोग जब काम कर रहे तो जो ड्रिल मशीन रखी हुई थी वो ऑटोमेटिक चलने लग गई। सही। तो मैंने जो मेरा साथ हेल्पर खड़ा हुआ था तो उसको मैंने बोला यार आप ड्रिल को तो कम से कम सही तरीके से रखो, ये देखो खुद ही चलने लग गई, ये क्या मसला है? मैं बोला यासिर भाई कोई मसला नहीं है, मैं तो आपके साथ नीचे स्टूल पकड़ के खड़ा हुआ हूँ, ड्रिल मशीन दूर रखी हुई है और ये मेरे को भी पता नहीं पड़ा कि ड्रिल मशीन क्यों चल गई है। अच्छा भाई क्या मसला है? सुबह जब वही तो मैंने मालिक से बात करी, मैंने कहा यार रात में हम लोग काम करते हैं, थोड़ा बहुत परेशान होते रहते हैं, कभी हमारे कोई चीज आगे पीछे हो जाती है, कभी ड्रिल मशीन खुद ही चलने लगती है। बोला यार आप लोग रात में काम करते हो, थोड़ा एहतियात से काम करा करो ना यार। बोला एहतियात की क्या बात है इसके अंदर, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बोला नहीं आप लोग थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा ख्याल रखा करो। अच्छा, तो फिर उन्होंने कहा मैं आपको मस्जिद से पेश इमाम उनके पास लेके चल लेता हूँ, आप उनसे भी बात कर लो। हम लोग उनके पास गए तो मैंने उनको, पहले मेरा इन चीज़ों का ज़्यादा वो नहीं होता था, तो मैंने उनको मौलवी साहब को ऐसे ही बोला कि मैंने मौलवी साहब रात में काम कर रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ कहाँ चली जाती है, कभी कोई चीज़ कहाँ चली जाती है। रात को भी ड्रिल मशीन थी, खुद ही चलने लग गई। बोला अच्छा आप थोड़ा सब्र करो, मैं आपको फिर बताता हूँ।
मैंने कहा अच्छा। वो 15-20 मिनट के लिए उनका जो मस्जिद में हुजरा बना हुआ था उसके अंदर गए और 15 से 20 मिनट के बाद आके आप लोग अब रात के अंदर काम नहीं करोगे। बोला यार रात के अंदर काम क्यों नहीं करेंगे, हमसे तो होता ही रात के अंदर काम है, दिन में तो हमसे नहीं हो सकता क्योंकि हमारी आदत भी नहीं है दिन में काम करने की। मैंने बोला यार मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप लोग रात में काम नहीं करोगे क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने कहा हमारी वजह से दूसरे लोग कौन डिस्टर्ब होते हैं? मैंने कहा हम 5-6 लड़के होते हैं बस, और हमारे अलावा तो कोई नहीं होता जो डिस्टर्ब होगा। उन्होंने बोला आप कह रहे हो ना आप 5-6 लड़के होते हैं, बोला आपके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद होता है और जो रात में अपनी इबादत भी कर रहे होते हैं और आड़े भी जा रहे होते हैं। और बोला वो यानी कि बोला वो अपनी इबादत भी कर रहे होते हैं और वहाँ उनकी चहल पहल भी होती है, आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, उनके घर हैं। हमने घर हैं कि आप खुल के बात करें। उन्होंने बोला मैं आपको खुल के बताऊं कि आप जिस जगह पर काम कर रहे हो यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है, उनकी पूरी फैमिली रहती है और आप रात में काम करते हो तो वो परेशान होते हैं। बोला अभी वो आपको खाली ये वार्निंग कर रहे हैं कि आप अभी बाज आ जाओ, उनको तंग नहीं करो। अगर आप अभी भी बाज नहीं आओगे और आप अपने उस तरीके से काम करते रहोगे तो हो सकता है वो फिर आपको नुकसान भी पहुँचाएंगे। बोला अच्छा। बोला हाँ। तो बोला इसीलिए मैं आपको भी मना कर रहा हूँ कि आप रात में काम नहीं करो, दिन के अंदर काम करो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। हमने फिर उनका कहना मान के दिन के अंदर काम करना शुरू कर दिया और बस फिर उसके बाद हमारे साथ वहाँ कुछ भी ऐसी कोई बात या कोई वाकया पेश नहीं आया। और फिर उन्होंने जो मौलाना थे जब हमने काम खत्म करा हम जाने लगे तो हमने बोला उनसे मुलाकात भी करी। हमने बोला हजरत हमने आपका कहना भी माना हुए। बोला तो आपने मेरा कहना माना तो आपको इसका फायदा ही हुआ, अगर आप मेरा कहना नहीं मानते तो बोला वो आपको बहुत नुकसान भी पहुंचा दे। क्योंकि बोला जब मैं आपके सामने हुजरे के अंदर गया था तो मैंने जो पढ़ाई करके उन बात करी तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप इन लोगों को समझाओ कि ये अभी अपने इस जो रात में काम करने का तरीका है इसको खत्म करें और दिन में काम करा करें। मैंने बोला चले ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? नौशाद अहमद बात कर रहा हूँ नॉर्थ नाज़ामाबाद से। जी नौशाद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपके साथ कभी वाकयात पेश आए हैं इस तरह के? जी छोटे मोटे तो काफी पेश आए हैं, लेकिन एक जरा अभी रिसेंटली हुआ था तो मैंने कहा आपको शेयर करूँगा। बताइए। बिल्कुल जी, हमारे मेरा जो एरिया है ब्लॉक डी है नॉर्थ नाज़ामाबाद और इसके साथ ही दूसरा ब्लॉक है ब्लॉक आई कहलाता है ना, खतीजा मार्केट, वहाँ पे मार्केट है छोटी सी। सही। तो रात में एक दिन मैं मेरी वाइफ बाइक पे जा रहे थे और छोटी बेटी हमारी आगे बैठी हुई थी। सही। उसमें हमें मेडिकल स्कूल जाना था ना, तो मैं एक रोड क्रॉस करके उस एरिया में उस ब्लॉक में गया और जो मेडिकल स्टोर है वो ब्लॉक सा स्क्वायर ब्लॉक सा बना है बिल्डिंग्स का, उसके दूसरी तरफ था, बिल्कुल ऑपोजिट था हमें जहाँ पे जाना था। सही। तो हम वहाँ पे गए, अपनी जो भी दवाई वगैरह थी ली, फिर मैंने वापसी आने के लिए मैंने पूरा स्क्वायर घूमने के बजाय रोड का मैंने कहा शॉर्टकट एक गली थी अंदर की उसमें से आ जाऊँ। लेकिन जब मैं बाइक लेके अंदर उस गली में एंटर हुआ तो अंधेरी गली थी वो, और बिल्कुल जो है उसमें जब हम सेंटर में पहुंचे गली के तो वहाँ एकदम बाइक थोड़े स्पीड ब्रेकर का आया, उसमें स्लो हुई और वहाँ पे एक मिट्टी का या कूड़े का ढेर सा था, उसके ऊपर एक औरत बैठी थी और जो हमें देख के एकदम खड़ी हुई, ये रात में तकरीबन 11-12 बजे की बात है मनाज भाई, वो एकदम हमें देख के खड़ी हुई और हाथ रोक के हमें हमारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने बिल्कुल से बाइक आगे निकाली और बिल्कुल उस एरिया से बाहर आके खड़ा हो गया ब्लॉक से। फिर मैंने कहा शायद कोई जरूरतमंद हो या किसी वजह से प्रॉब्लम हो, तो पलट के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं आता। फिर मैं वापस पूरा घुमा के ब्लॉक उसी मेडिकल स्टोर पे गया, तो मैंने वहाँ जाके पूछा कि कोई औरत इस तरह से बाहर आई थी मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे कोई नहीं, और ऐसा आपको ऐसे वक्त में गुजरना नहीं चाहिए था, मुनासिब नहीं यहाँ से गुजरना है, क्योंकि सर ये मसले यहाँ होते रहते हैं।
तो ये वाकई में सब पेश आता है। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने पुरानी बात है। 2 से 2.5। और ये एग्जैक्ट कौन सा इलाका बता रहे हैं आप, किधर? नॉर्थ नाज़िमाबाद का ब्लॉक आई है, खतीजा मार्केट कहलाता है। अच्छा, तो ये मशहूर जगह है खतीजा मार्केट? हाँ, ये मशहूर है, मतलब छोटी सी मार्केट है, फ्लैट्स और काफी आबादी काफी है, मतलब ये पूरा सही गुंजान आबाद इलाका है। नहीं, मैं इसलिए छोटी सी चीज और हुई थी जिसकी शायद कुछ लिंक हो इसका। हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा एक राउंड ले रहे बच्ची को घुमाने के लिए, तो उसमें हम लोग आपस में बात कर रहे थे, ऐसी बात निकल रही, तो मैंने कहा कि डर हमें जो ना जिन भूत का डर कभी नहीं लगता, हाँ ये मोबाइल छीनने वालों का डर होता है, तो शायद अल्लाह मैंने दिखा दिया। हो सकता है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। खैर, हमारे आपने 2 बैक टू बैक कॉलर्स सुने, इन दोनों के साथ वाकयात पेश आए, एक के साथ सांगड़ में और दूसरे साहब का नाज़िमाबाद की तरफ। खैर, जो इन्होंने मुझे एड्रेस बताया, फ्रेंकली स्पीकिंग नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, कराची, नॉर्थ कराची, ये सारे इलाकों में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। माजरत सबसे पहले, पता नहीं चलता कि कौन सा इलाका कौन सा आ गया, अचानक से आ रहते हैं सारे। इसलिए मैं पूछा था कि कोई अगर मशहूर जगह है, तो मैं जब भी कोई हमें इस तरह के वाक़यात बताते हैं, तो मैं ज़रूर, जब भी मुझे मौका मिलता है, तो मैं वो जगह ज़रूर देख के आता हूँ। है, ईमेल्स की तरफ बढ़ते हैं। सुहेल साहब है, उन्होंने अपनी ईमेल हमें भेजी और वो कहते हैं कि ये वाक़या मेरे अंकल के साथ पेश आया। बात लेट 90s की है, 1997 या 98 का वाक़या है ये। वो किमारी में रहते थे और उस ज़माने में वो पोर्ट पर काम करते थे। एक दिन वो रात को देर से अपने घर की तरफ आ रहे थे कि उनको एक बूढ़ी औरत नजर आई, जिसका जेस्चर वो कुछ यूं बताते हैं कि उसके फटे हुए दुपट्टे में से उसके सफ़ेद बाल साफ नजर आ रहे थे और फेस पर रिंकल्स बहुत ज़्यादा थे। उस खातून ने उनको रोका और कहा कि मुझे मनोरा आइलैंड लेकर चलो, मुझे वहाँ जाना है। मेरे अंकल साइकिल पर थे, उन्होंने उस लेडी को एबनॉर्मल समझकर इग्नोर कर दिया और आगे की जानिब बढ़ गए। थोड़ा आगे ही चले थे कि उनको ऐसा लगा जैसे कि पीछे से उड़कर वो ही खातून आकर उनकी साइकिल के पीछे बैठ गई हो और साइकिल चलना बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत हैवी हो गई थी। खैर, उन्होंने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और थोड़ा आगे जाकर देखा तो कुछ लड़के आग जलाकर अपने हाथ गर्म कर रहे थे। वहां पर अंकल ने अपनी साइकिल रोक दी और लाइट, और क्योंकि जो बाइक है, साइकिल है, वो लाइट फील हो रही थी। जब अंकल ने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बात बड़ी नॉर्मल है और इस एरिया में अक्सर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट इस तरह की ईमेल मेरे पास पहले भी आ चुकी और एग्जैक्ट ईमेल इस तरह की थी। तो हो सकता है कि सोहेल साहब आपने दोबारा से अपनी ईमेल हमें भेजी हो, या फिर सोहेल साहब की ही कहानी किसी ने हमें भेज दी। खैर, एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। रानिया का मैसेज है, रानिया की ईमेल है। वो कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम, एंड आई एम अ रेजिडेंट ऑफ मलीर कैंट फेज 1 रेजिडेंशियल एरिया। About a year ago, my brother and I were reading an article on the internet at around 1 a.m. Parents were asleep in their bedroom, which is right next to mine. All of a sudden, we hear the loudest, most blood. अच्छा, ये वाली सॉरी, खैर जनाब, ये वाली ईमेल भी हमने अपने सेकंड लास्ट शो में पढ़ी थी। रानिया साहिबा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने सिर्फ शो में शामिल होने के लिए झूठी कहानियाँ या फिर बार बार अपनी कहानियाँ भेजनी है तो ना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं या जिनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, वो अपने वाक़यात लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले, दूसरे लोगों को कोई मैसेज मिले। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एंड आई एम श्योर रानिया आपने पहले भी मैंने ईमेल पढ़ी है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। खैर,
11111031 वो नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर हमें अपने SMS भेज सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद। अब तमाम लोगों के हम मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। सबा अजीज़, फ़ारूक, वादिया, उसैद, सना खान, मंसूर, माहा, नरमीन, आमना, मुख्तार, अफजल, ताहा, जहाजेब, आप लोगों के मैसेज आए। यूसुफ, थैंक यू सो मच, आपका भी मैसेज आया हुआ है। और वो तमाम लोग जो हमें ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेजें उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। सुफियान शेख, थैंक यू सो मच। ट्विटर पे जो लोग हमें SMS करते हैं वो #LNHS विद मिनहाज करके भेजें तो वो हमें बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने के लिए। हमजा नदीम राव, आपका मैसेज आया हुआ, थैंक यू सो मच। एन मलही, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू। मुशाबे, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। माज नसीर, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। अशीरा अली अब्बासी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। फरजीन, इमरान, इरफान, आपका भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उबैद, साद, नाजिश, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमें फेसबुक पे मैसेजेस कर रहे हैं उनके नाम भी हम शामिल करेंगे एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को फेसबुक लाइव भी साफ साफ सुनाई दे रहा है। वकास, थैंक यू। मोहम्मद जुबैर, वालेकुम अस्सलाम। साद बिन महमूद, आपका भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। उष्ना नाज, थैंक यू। एंड अब्दुल्ला बिलाल, थैंक यू सो मच। अयान अली, आई एम सो सॉरी, अयान कहते हैं कि शो बोरिंग है, आई एम सो सॉरी अयान। हबीब सईद, थैंक यू सो मच। माज खान, थैंक यू। फराह खान, बहुत बहुत शुक्रिया। फाजिल, थैंक यू। एंड सिड, आपका भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आमना अब्दुल्ला, आपके भी मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, वो देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। तकरीबन 1 बज चुका है, 1 घंटे का प्रोग्राम बाकी है और पूरी कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोग के मैसेजेस, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, अरे पैगामात अपने शो में शामिल कर लें। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, हारिस कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी हारिस, आप बताइए आप किधर हैं? मैं घर पे हूँ अपने 4K। जी 4K चौरंगी से बात कर रहा हूँ। 4K चौरंगी, ये किधर है एग्जैक्टली? इलाका बताएं। कराची, सरजानी टाउन के करीब। सरजानी टाउन के करीब, अच्छा चले। आपको इन बातों पे यकीन है? बिल्कुल, बहुत यकीन है इन बातों पे। अच्छा, और आप करते क्या हारिस, ही बताएं पहले। मैं काम करता हूँ, स्कूल बैग बनाता हूँ। अच्छा, तो क्या वाकया जो पेश हुआ आपके साथ जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास वाकया तो नहीं, मेरे को आपसे एक शिकायत है। क्या? बोलिए। बोले शिकायत है मुझे। हाँ बोलिए बोलिए, शिकायत कीजिए।
शिकायत ये थी कि मैं तकरीबन आपका जब से 103 पे आप शो कर रहे हैं जब भी सुन रहा हूँ, जब 105 पे करते थे जब भी सुनता था। 105 पे तो माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा आता था, क्लियर चलता था। और 103 पे जब आपका शो शुरू होता है इधर ट्रांसमिशन सही नहीं आती आपकी। अच्छा चले, मैं आपकी शिकायत आपने अब ऑनर वैसी कर दी तो हमारे स्टेशन में सब ने सुनी होगी, तो मुझे बताने की मैंने इसीलिए मैंने बहुत जब से आपका शो शुरू हुआ है मैं जब से कॉल की ट्राई कर रहा हूँ और इत्तेफाक से आज लग गई है कॉल, तो इसीलिए मैंने कॉल की थी आपको। चलें, मैं मज़रत चाहता हूँ कि अगर ट्रांसमिशन आपकी तरफ बुरी आ रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर हो जाए। सही है, क्योंकि आपका एक शो जब शुरू होता है ना, पता नहीं क्या हो जाए जब भी ट्रांसमिशन खराब होती है। बस जैसे सारा दिन मैं सुनता हूँ FM, सारे चैनल सुनता हूँ, मेरे को बड़ा शौक है FM सुनने का, पर बस ये 12 से 2 जो है ना बहुत खराब हो जाती है ट्रांसमिशन। बस फिर मैं यही कह सकता हूँ कि कोई जिन आके हमारी ट्रांसमिशन खराब कर देता है। तो ये बताइए कि आपने मुझे बोला कि आपको इन बातों पे यकीन है और आपके साथ कोई वाकया पेश नहीं आया, तो यकीन कैसे है? यकीन कैसे, क्योंकि इसका जिक्र तो कुरान शरीफ में है, इस वजह से। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना कि जब आपके साथ होती हैं, पेश आती हैं, समझ भी आती हैं कि अच्छा हाँ ये बताया तो गया था। हाँ बस मतलब सुना है, वाकया सुने बहुत से। दादा के साथ हमारा कभी किसी दौर में बहुत पुराना है, इसलिए मैं सुनाना चाहता। कभी वाकया हुआ था। अच्छा, वैसे सुनते रहते हैं बस आपके शो पे, और वैसे किसी को सुनते रहते हैं, जैसे खुद जाती हमारे साथ नहीं हुआ कोई वाकया। चलें, इंशाल्लाह ताला दुआ है कि आपके साथ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलिए जनाब, मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं। अलीज़े का मैसेज आया, वो कहते हैं मेरा घर काफ़ी हॉन्टेड है, उसमें एक रूम है जहां हमें रात में काफ़ी अजीब आवाज़ें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वक्त में वाक़यात पेश आते हैं उस जगह पे। जब किसी मौलवी से मालूम करवाया तो उन साहब ने बताया कि हमारे घर में कुछ ऐसी मखलूक रहती हैं जिन्हें अगर हम तंग ना करें तो वो हमें भी तंग नहीं करेंगी। It's been almost 10 years and we are still living here in this house. और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। कहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुना है, मेरी वालदा भी ये बात रिपीट करती रहती है, मेरी नानी जब हयात थी वो भी मुझे ये बताया करती थी, और इसी तरीके से दादा और जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं फैमिली में। एक तो हमेशा से जो सबने सुना होगा कि किसी भी जगह पे आप एंटर हों तो अस्सलाम वालेकुम कीजिए। ये दादा दादी ने नहीं, ये तो आपके अल्लाह ने बोला है। दूसरी ये चीज कि जब भी किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे आपको इल्म ना हो कि आपके अलावा भी कोई और मखलूक है, तो कोशिश कीजिए कि बावजू रहिए और उस जगह को भी पाक साफ रखिए जब तक आप उधर हैं। इसी तरीके से यही बातें मैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहा था, बहुत पहले की बात है। तो सारे दोस्त मजाक उड़ा रहे थे कि यार अजीब लगेंगे ना किसी घर में गए और अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। उस जमाने में मैं अपने घर शिफ्ट करने के सिलसिले में था, तो घर शिफ्ट करने के लिए आपको घर देखने पड़ते हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे मैं गया अपने दोस्त कभी किसी दोस्त के साथ, कभी किसी दोस्त के साथ। तो जब भी हम घर के लिए एंटर हों तो हमारे दोस्त जो है वो मजाक में लाउडली अस्सलाम वालेकुम बोले। अब बोलने के बाद मुझे देखे कि यार किसी का जवाब ही नहीं आया, और फिर मजाक उड़ाने लगे कि यार शर्म आनी चाहिए, कैसे हो गए हैं ये, मखलूक भी कैसी हो गई है, इंसान तो थे ही बुरे, मखलूक भी जवाब नहीं देती सलाम का ये। और मैं भी थोड़ा बहुत कभी हंस लिया, कभी इग्नोर कर दिया, कभी बोल दिया कि इतना नहीं करते, कि पता चला सामना हो गया। कहते इसी तरीके से मैंने अपना घर ढूंढ लिया, शिफ्ट हो गए। उस दोस्त से कुछ 1.5-2 महीने बाद मुलाकात हुई, तो वो काफ़ी अजीब सी
अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया? कह रहे यार, अब उसके अल्फाज ये थे कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी सच्चाई है। कहता है कि जिस दिन वो जो घर जिस जगह मैं शिफ्ट हो रहा था, उधर जब शिफ्टिंग वगैरह करवाई तो रात के 3-4 बज गए थे। तो कहता है मैं अपने घर आया और मैं अपने घर का दरवाज़ा खोला है, तो दरवाज़ा खोलते ही उसके कमरे का गेट जो है वो बिल्कुल सामने ही था कमरा। और अक्सर जो है वो कहता है कि मैं घर की 1-2 लाइटें जैसे अमन हर कोई जला के जाता है, तो कहता है मैंने अपने कमरे की एक लैंप है, छोटा सा था, तो वो मैं जला के जाता हूँ। तो कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी और जैसे ही मैंने अपने लाउंज का दरवाज़ा खोला है, मेन गेट का, तो सामने ही मुझे अपना कमरा नज़र आ रहा है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ और उस पर हल्की सी लाइट नज़र आए। कहते हैं मैं, चूँकि उसी दिन हम लोग मजाक इसके बारे में बात कर रहे थे, सलाम वलाम और ये सारी चीज़ों के बारे में, तो कहते हैं मैंने भी पता नहीं ऐसे ही घर का दरवाज़ा खोला और अस्सलाम वालेकुम ज़ोर से बोला। कहते ये बोल के मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटा हूँ तो अचानक से मुझे फील हुआ है कि किसी ने वालेकुम अस्सलाम की आवाज़ दी है। कहते मुझे 1 सेकंड के लिए अपना वहम लगा और कहते मैं पीछे पलट के देखा तो उसी कमरे में जहाँ से लाइट नज़र आ रही थी, एक छोटा सा बच्चा, उसका सिलवट नज़र आ रहा था। कहते मैं घबराया, मैं अचानक से कमरे की तरफ गया कि कौन है ये, कौन है, चोर तो नहीं आ गया। कमरे की तरफ गया हूँ तो वो बच्चा कमरे के अंदर भागा है। मैं कमरे के अंदर गया हूँ, लाइट जलाई है और वहाँ कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि जो खिड़की थी जहाँ से उसको शुबा था कि कोई आ जा सकता है, वो भी बंद थी। बताने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते होंगे, मैं भी करता था, अभी भी कर लेता हूं कभी कभी, लेकिन इस बात को जहन में जरूर रखिए कि जब कोई भी चीज सिर्फ इंसान या जिन्नात नहीं, यहाँ तक कि जानवर, यहाँ तक कि ये दरख्त पौधे जब बदला लेने पे आते हैं तो जरूर लेते हैं, या अपनी प्रेजेंस अगर शो कराना चाहते हैं तो वो जरूर कराते हैं। ये मैं हर किस नहीं कह रहा कि आप मजाक ना कीजिए, हर किसी को हंसना अच्छा लगता है और आज के दौर में तो आपको हंसने के मौके कम मिलते हैं। चलें, हमारे शो से ही कुछ लोगों को हंसने का मौका मिल जाता होगा, लेकिन मजाक उड़ाइए नहीं, क्योंकि अभी तो आप शायद भरी महफिल में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या भरी महफिल में इस मखलूक के बारे में मजाक कर, और मजाक करते करते बहुत सारे लोग हद क्रॉस कर जाते हैं मजाक की। लेकिन आने वाले वक्त में आपको नहीं मालूम कि कौन आपके साथ है। खैर, लोग अपने SMS लिख सकते हैं 6278 पे KHI टाइप करने के बाद, या फिर अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-103 पे। नौशाद का हमारे पास
एक मैसेज आया, वो कहते हैं मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ शाह फैसल 3 नंबर में एक बहुत पुराना दरख्त था जिसको लोगों ने काट दिया। उसके अगले दिन करीब करीब 3 घरों की दीवारों में से खून आने लगा। बहुत दफा लोगों ने अपनी दीवार पे रंग करवाया लेकिन दोबारा ब्लड आ जाता है। नौशाद साहब, अगर आप हमारा प्रोग्राम अभी भी सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तो मोबाइल का दौर है, तो अगर आप वीडियो बना के हमें भेज सकें उस जगह की, उस दीवार की जहां से खून आता है या खून के छींटे नजर आते हैं, तो आप जरूर हमें अपनी ये वीडियो भेजें। अदीना जलील, आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, थैंक यू। मुकीत कहते हैं सलाम मिनहाज, राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम भूत बंगला है और वहां के जादूगरों ने कर्स किया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने उस जगह को बंद कर दिया है। काइंडली रीड और इग्नोर नहीं। मुकीत, चलें, बहुत शुक्रिया। भूत बंगले का नाम तो होगा कोई, भूत बंगला तो ऐसे नहीं होगा आई एम श्योर। लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान का कुछ एरिया पाकिस्तान में भी आता है, दोनों ही एक ही जमीन है, बस बीच में एक बाउंड्री खींची हुई है। दूर दूर तक जो है बंजर जमीन है। मिर्चों का इधर जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और कहा जाता है राजस्थान की मिर्चें जो हैं वो काफी मशहूर हैं। कई सारे किले मौजूद हैं और उससे भी ज्यादा मौजूद है उधर एक हिस्ट्री। खैर, हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में टाइम हुआ है 1:10। 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम है। जिस तरीके से हमने कारसाज की बात की थी एक जमाने में कि जाती तौर पे मुझे कारसाज रोड का ये जो भी एक मिथ बनी हुई है, अर्बन लेजेंड बनी हुई है कि वहां पे एक औरत आती है दुल्हन के ड्रेस में, फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा था कि मुझे यकीन नहीं है। तो उसी तरीके से मुझे एक और जगह है मोहाटा पैलेस, उधर का यकीन नहीं था। लेकिन इस यकीन पे जो है वो थोड़ा सा मैं डामाडोल हुआ हूं, क्योंकि मैं आई एम श्योर मैंने पहले भी एक ज़माने में एक शो पे बताया था कि मैं उस जगह गया था दोबारा, और मैं दोबारा गया 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। और वहीं के वो एक इवेंट था जिसकी वजह से मैं गया दोपहर के टाइम पे। तो वहाँ पर जो चौकीदार बैठे हुए थे, अब पता नहीं कि ये भी हो सकता है कि हमारे अक्सर लोग बस ऐसी दूसरे की कहानी को भी अपनी कहानी बना लेते हैं, लेकिन उसने एग्जैक्ट वही बात की जो मैंने हर दफ़ा हर इंसान से सुनी है कि जब भी वहाँ पे इवेंट होते हैं, तो अगर दिन का इवेंट है या शाम का इवेंट है और वो ख़त्म हो जाता है मगरिब के टाइम पे, तो रात ही लग जाती होगी मैनेजर कंपनीज को अपनी सारी चीज़ें उठाने की और ये सारी। तो कहते हैं इसी तरीके से इवेंट ख़त्म हुआ एक दिन और सारे लोग जो हैं चले गए, सिर्फ वही लोग रह गए जिनकी कुर्सियाँ, टेबल और ये टेंट वेंट लाइटें उठाने वाले। तो कहते हैं कि एक शख्स जो है, आपने देखा होगा कि कुर्सियों का एक पूरा एक अंबार बनता है, पहले एक लंबी सी कुर्सियों की एक लाइन बनती है और फिर उस कुर्सियों को उठा के ले जाता है। तो कहता है कि एक शख्स बार बार कुर्सी रख रहा है, दूसरी कुर्सी उठाने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो उस पीछे जो कुर्सी होती है उसके ऊपर से कुर्सी गिर जाती थी। तो वो काफ़ी दफ़ा उसने ये देखा, उसको लगा कि शायद ज़मीन अनइवन है या कोई दोस्त शरारत करे। इस बात को वो इग्नोर करके उसने वो कुर्सियाँ जो है जाके वैन में रख दी। फिर जब वापस आया तो हैरान हो गया कि वो जो कुर्सियाँ उसने वैन में रखी थी वो वापस से उसी जगह पे रखी हुई हैं।
इसी तरीके से उसी इवेंट में एक और शख्स था जिसका काम था कि वो सारी प्लेट्स और ये जो चमचे और ये सारे होते हैं ये सब उठा के साइड में रखे। तो कहता है कि वो एक सारा पाइल बना के रखे गया है कि किसी को बुलाता हूँ साथ में उठाएंगे, हेल्प कर देगा। वापस आया है तो एक एक प्लेट टूटी हुई थी, दीवारों पे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के हाथ के निशान है, खून में लथपथ। और फिर बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा भी नजर आया कि कोई एक औरत है जो मोहाटा पैलेस के टॉप फ्लोर से झांक रही है। अब सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये तो हमें नहीं मालूम। कुछ बात होती है कि जो सुननी चाहिए, अमल भले ना कीजिए, यकीन भले आप ना कीजिए, लेकिन दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। अभी आपका मौका मिले अगर मोहाटा पैलेस जाने का तो ज़रूर जाके पता कीजिएगा। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं मदीहा बात कर रही हूँ कराची से। जी मदीहा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो आपके साथ कभी कोई वाकया पेश आया है? जी मेरे साथ तो नहीं आया, लेकिन मेरी एक फ्रेंड के साथ आया है। आपके दोस्त के साथ आया है? जी। चलिए बताइए। ये बात है मनहाज भाई, ये बात 2008 की है। आज से तकरीबन 7 साल पुरानी? जी, ये तब की बात है जब मैं ये वाकया हुआ था मंजूर कॉलोनी में। अच्छा। जी हाँ। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? आप बोलिए बिल्कुल। और मैं तब एक मदरसे में पढ़ती थी। सही। हेलो हेलो, बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलती नहीं। मैं एक मदरसे में पढ़ा करती थी। उन दिनों मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी जो कि हिफ्ज़ कर रही थी कुरान पाक, और मैं वहाँ पर आलमा के कोर्स के लिए लगी थी। तो क्योंकि हमारा घर अख्तर कॉलोनी में था तो हमें यहाँ से तो पापा ने कहा कि आप लोग वहाँ पर हॉस्टल में ही रहेंगी। सही। हेलो, बोलिए बोलिए। आप सुन रहे? नहीं, मैं नहीं सुन रहा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो पापा ने कहा कि आप लोग हॉस्टल में आओगे, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल था, वहाँ पर लड़कियों को रखा जाता था। सही। तो और फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती थी, लड़कियां घर आया करती थी, फिर संडे मंडे की सुबह दोबारा हॉस्टल छोड़ी जाती थी। तो मैं और मेरी सिस्टर वहाँ पर हुआ करते थे, और उन दिनों वो जो हॉस्टल था उसका काम चल रहा था। वहाँ पर वो लोग ऊपर का जो एरिया है नया बना रहे थे, तो इसलिए हॉस्टल के रोड क्रॉस करने की बिल्कुल अगली गली में वहाँ पर एक घर लिया गया था, वहाँ पर लड़कियों को रखा गया था। वो घर रेंट पर लिया गया था कि ताकि जब हॉस्टल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वहाँ पर लड़कियों को शिफ्ट किया जाए। और जब हम लोगों ने वहाँ पर एडमिशन लिया तो उन दिनों उस हॉस्टल का काम चल रहा था, उस मदरसे का, और नीचे मदरसा बना रहे थे और ऊपर जो था वो हॉस्टल था लड़कियों का। तो इसलिए जो रेंट पर घर लिया हुआ था हम लोग वहाँ पर होते थे, वहीं पर हमारा एडमिशन हुआ था। हम दोनों बहनों ने वहीं से जाना स्टार्ट किया था। तो उस घर में गए हुए अभी हमें 1 महीना ही हुआ था उस हॉस्टल में जाते हुए। तो एक दिन वहाँ पर मुझे अक्सर ऐसा फील होता था कि जैसे रात को सोने के बाद भी वहाँ पर अक्सर किसी के कदमों की चलने की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, किसी के कदमों की चाप सुनाई देती थी। सही। और अक्सर ऐसा होता था कि वॉशरूम का दरवाज़ा जो होता था उसकी कुंडी लगाते थे, तो वॉशरूम का दरवाज़ा फिर से खुला होता था। और वो जो घर मदरसे के जो ऑनर है उन्होंने वो घर रेंट पर लिया हुआ था, तो उसमें काफ़ी बड़ा घर था, 5-6 कमरे थे बड़े बड़े, 3-4 वॉशरूम्स थे, नीचे भी कोई किराएदार वगैरह शायद रहते थे। तो हम लोग वहाँ रहते थे और मुझे अक्सर ऐसा फील होता था। मुझे जाते जब वहाँ पर 2 महीने हो गए तो हमारे वहाँ पर एक लड़की ने एडमिशन लिया, उससे भी वो भी कुरान पाक हिफ्ज़ करने के लिए वहाँ पर आई थी, तो उसका नाम था तैयबा। सही।
उस लड़की का नाम था तैयबा और तो उस लड़की ने वहाँ पर एडमिशन ली। मेरी उसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अक्सर रात को हम दोनों साथ ही लेटते थे, बातें करते थे। तो एक दिन रात का टाइम था, हम दोनों लेटे हुए बातें कर रहे थे। अभी अभी हमारी ईशा की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, हमारा मदरसा ऑफ हुआ तो हॉस्टल आए, हम लोग लेट के बातें कर रहे थे और रूम की लाइट हम लोगों ने ऑफ की हुई थी। बातें ही कर रहे थे, लेट करके एकदम से वॉशरूम का दरवाजा जो था, कुंडी लगी हुई थी वॉशरूम के दरवाजे को, एकदम से वो खुला और लाइट जो है वॉशरूम की जो लाइट वो कभी ऑफ हो रही कभी ऑन हो रही है। तो मेरे साथ तैयबा लेटी थी, मुझसे बातें कर रही थी। बातें करते करते एकदम वो चिल्लाने लग गई। सही। तो एकदम वो चिल्लाने लगी और जब वो चिल्लाई तो सब लड़कियां, उसकी आवाज़ ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती मनाज भाई। उसकी आवाज़ इतनी, मतलब दर्द था उसकी आवाज़ में और एकदम से उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी। मुझे लगा ही नहीं कि ये तैयबा की आवाज़ है। तैयबा भाई आपसे बात कर रही थी? जी, हमें तैयबा से बातें करी लेट के और मैं बोल रही थी, मुझसे चुप करके मेरी बातें सुन रही थी। तो हो सकता है तैयबा अपने कोई दिल की बात करी हो तभी उसकी आवाज़ थोड़ी दर्द भरी हो। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप थी। मैं बोल एकदम से वॉशरूम का दरवाजा खुला, देखते ही देखते एकदम लाइट ऑन एंड ऑफ हो रही है। मैं तैयबा को बोल रही थी लाइट ऑन एंड ऑफ हो रही, तो एकदम से वो चिल्लाने लगी और लड़कियां सब भागकर, उस टाइम रूम में 6-7 लड़कियां थी, हम सब भागकर बाहर चली और मैं भी वहां से भागकर बाहर आ गई, लेकिन तैयबा अपनी जगह से नहीं उठी। तो आप तैयबा को छोड़ के आ गई? मैं उस टाइम इतनी घबराई थी, मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या सिचुएशन थी। तो आप माशाल्लाह से कुरान हिफ्ज कर रही थी ना, तो आपको तो पता होगा, तालीम दी होगी। लेकिन उस टाइम ऐसा पहली बार हुआ था कि बस मैं आपको समझा नहीं सकती कि कैसी मेरी उस टाइम फीलिंग्स थी। तो मैं बाहर आ गई और लड़कियां भी बाहर आ गई और वैसे ही वो चिल्लाती रही। तो हमारे मदरसे की जो ऑनर थी वो, और वहाँ पर हमारी 3-4 बाजियाँ थी बड़ी, वो आलमा और हाफिज़े कुरान थी, वो बहुत बड़ी मौलमा थी। वो सब अंदर गई, उन्होंने कहा क्या हुआ, आप क्यों इतना चिल्ला रही है? हमने कहा बाजी वो तैयबा को शायद कुछ हो गया, पता नहीं वो चिल्ला रही इतना, उसकी आवाज़। मैंने कहा जैसे ही बाजी फिर अंदर गई तो तैयबा के जोर जोर से बोलने की आवाज़, वो जैसे मर्दों की आवाज़ होती भारी, सही बिल्कुल ऐसी आवाज़ में वो चिल्ला रही थी। और जब बाजी लोग वहाँ पर गई तो उन्होंने लाइट वगैरह ऑन की, तो रूम की लाइट ऑन नहीं हो रही थी। फिर थोड़ी देर गुस्सी, हम सब लड़कियां बाहर थी, पता नहीं रूम का दरवाजा बाजी लोगों ने कर दिया। तो थोड़ी देर बाद तैयबा को पकड़ कर बाहर लाए। जब तैयबा को लाके बिठाए तो उसके बाल सारे उसके मुंह पर आ गए। आप यकीन करें मनहाज भाई, 2 महीने हो गए थे तैयबा को हमारे, मतलब मुझे 2 महीने हो गए थे हॉस्टल में रहते हुए, और उससे आए हुए अभी 2 हफ्ते हुए थे। और इस दौरान हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तैयबा के साथ शायद ऐसी कोई बात है। मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, मुझे कभी भी नहीं लगा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है या उसके ऊपर किसी चीज का साया है, या अचानक ऐसी कोई चीज कभी फील ही नहीं हुई मुझे। अच्छा, आपका नाम क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदीहा है। मदीहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं शोएब अख्तर से बातें कर रहा हूँ। बहुत तेज बॉलिंग कराते थे ना शोएब अख्तर, आप भी बहुत तेज बोलती हैं, जरा आहिस्ता बोलिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके मुंह पे बाल आए थे। बाजी ने उससे कहा कि आप कौन है ना, मतलब क्या हुआ तैयबा तुम्हें? उसे हिला रही तो वो कहती कि मुझे हाथ नहीं लगाओ आप। उसकी आवाज़ इतनी भारी थी जैसे मर्दों की। तो में सारी लड़कियां डर गई, वो इतना रोने लगी। बाजी उन्हें चुप करवा रही, आप लोग प्लीज चुप करो। आधी लड़कियां कह रही हमें अपने घर जाना है, हमें डर लग रहा है। इतनी रात को? अभी रात को कहीं 1-1:30 बजे का टाइम था। अच्छा। और वो इतनी, मतलब उसे बिठा दी और उसकी आंखें इतनी रेड हो गई और वो लड़कों की आवाज में बातें करी। इसकी आवाज एकदम इतनी भारी हो गई। कितनी पुरानी बात है ये? 2007 की है, 2008 की है, सॉरी। हाँ, 2008 की है जी। उसके बाद फिर बाजी जो हमारे मदरसे की थी, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो ना? वो कहती हैं कि मैं जो भी हूँ, तुम्हें इससे क्या है? वो आगे से उन्हें कहती हैं। और आप यकीन करें मनहाज, ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। हम सब लड़कियां वहाँ पर खड़ी, कुछ तो अंदर चली गई, हम सब वहाँ खड़े बैठ कर देख रही थी, सब खड़े होकर देख रही थी। तो मुझे यकीन नहीं आया एकदम से ये कैसे वो मर्दों की आवाज नहीं करी है, और एकदम से उसकी आंखें एकदम रेड हो गई हैं। और वो बोल रही, वो कह रही है आप लोगों से मुझे ये नहीं बताना मेरा नाम क्या है, मुझे ना मुझसे वो आगे से कहती है मुझे मिठाई खानी है। अच्छा। वो एकदम कहता है, वो कहती है तुम कौन हो? कहती है मैं नहीं बता रहा कि मैं कौन हूँ। तो कहते हैं तुम तैयबा को छोड़ दो ना। बाजी ने कहा कि तुम तैयबा को छोड़ दो, तो कहती नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इससे मुझे बहुत परेशान किया। अरे तैयबा ने परेशान किया? हाँ, लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो वो उसे कहती है तुम इसके साथ कब से हो? तो क्या जवाब मिला? तो उसने कहा कि ये 2.5 साल हो गए इस बात। 2.5 साल से था? उसने कहा कि इस बात को 2.5 साल हो गए। इस बात को या उस हाँ, ये मतलब मैं इसके साथ 2.5 साल से हूँ।
तो बाजी ने कहा तुम इसके साथ क्यों, इससे तुम्हारा क्या? कहते हैं कि इसकी भी बहन, इसकी जो बड़ी बहन है ना, उन्होंने तैयबा का कहा कि इसकी जो बड़ी बहन है मेरा उसका आशिक था। वो उसके आशिक थे? जी उसके आशिक थे। उनकी शादी हो गई तो इसके पीछे बड़ी बहन का आशिक था। हाँ। इससे ना इसके कहने पे ना ऐसे आपकी बहन ने ना अपने हाथ में बंधा हुआ धागा खोल दिया। ओए होए। इसके कहने पे इसकी बहन ने अपने हाथ में बंधा हुआ धागा खोल दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, आई कांट बिलीव इट। और उसके बाद वो धागा इसने खुद पहन लिया। इसे खुद पहन लिया? इसने खुद पहन लिया वो धागा। तो भाई ये तो पूरी फिल्म बन गई। इसने कहा ये धागा अपनी बहन के हाथ से इसने खोल के इसने खुद पहन लिया। इसने अपनी बहन से कहा कि इसे उतार दो, आपके हाथ पे अच्छा नहीं लगता ये। अरे खुद, और उसके बाद इस लड़की ने खुद ये धागा पहन लिया। बड़ी तेज लड़की थी ये। और ये 2.5 साल से मैं इसके साथ हुई। और ना उससे फिर कहा कि तुम इसे छोड़ दो, इससे गलती होगी। बाजी ने काफी समझाया, कहते नहीं मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे उससे दूर किया, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सब बाजी सब डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने कहा ये क्या, समझ नहीं आ रहा क्या कहें क्या ना कहें। कहती अच्छा, कहती फिर कहते मुझे कुछ खाना है। अरे फरमाइश शुरू कर दी। 12 किलो रसगुल्ले खाने हैं। 12 किलो? 12 किलो रसगुल्ले। तो बाजी ने उसको बोलते 12 किलो रसगुल्ले कहीं से भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मार्केटें सब बंद हो चुकी है इस टाइम पे। मंजूर कॉलोनी में जितनी भी बड़ी बेकरीज है सब बंद हो चुकी, वरना हम आपको मंगवा देते। 12 किलो? हाँ, वरना हम आपको मंगवा देते। अभी यहाँ पे मदरसे बंद हो चुकी है सब, तो हम नहीं अभी आपको मंगवा के दे सकते। आपकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे। आप तैयबा को छोड़ दें, आप बच्चों को परेशान नहीं करें। तो उन्होंने कहा नहीं कि तैयबा को उसी वक्त छोड़ेंगे जब 12 किलो रसगुल्ले आएंगे? नहीं, उससे ये नहीं कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगा। उसने कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे 12 किलो रसगुल्ले चाहिए। तो 12 किलो रसगुल्ले तो थे नहीं, अब वो कोई तो बाजी ने कहा नहीं है ना रसगुल्ले। हाँ, तो नहीं कहता कुछ और खा लो, कहता नहीं मुझे रसगुल्ले ही चाहिए। हाँ मैं कह रहा हूँ छोटे मोटे बच्चियाँ होती होंगी वो खिला देती है दोस्त तैयबा की कुछ छोटी। आपको मजाक है मनहाज भाई? नहीं मैं मजाक कहाँ से करूँ, क्या बात। तो उसके बाद फिर बाजी ने कहा कि ठीक है। फिर बाजी का अभी हम आपको नहीं मंगवा के दे सकते। तो उसने कहा कि तो उसके बाद बाजी ने हमारे वहाँ पे एक और हमारी टीचर थी, बाजी थी, वो हमें पढ़ाया करती थी। उनका नाम जवेरिया था। उनकी अक्सर तैयबा का बिल्कुल भी नहीं बनती थी। 2 हफ्ते के तैयबा को वहाँ आए। वो उससे कहा करती थी कि इस लड़की को, इसके पेरेंट्स को यहाँ पर नहीं डालना चाहिए था क्योंकि ये लड़की थोड़ी मॉडर्न है और हमारे मदरसे में लड़कियाँ से डिस्टर्ब होती हैं। ये मतलब सर पे अक्सर दुपट्टा नहीं लेती, दुपट्टा उतार देती है, कभी इसके बाल खुले होते हैं। वो अक्सर उसे बात पे टोका करती थी। तो वो ना उन्होंने कहा कि ये नाटक कर रही है। हो सकता है। वो एकदम अंदर से आई, उन्हें गुस्सा आ गया कि आधी रात को इसकी वजह से मदरसे की बच्चियां डिस्टर्ब हो रही हैं और सबको इसने परेशान किया हुआ है। तो ये उन्हें लगा कि पता नहीं नाटक करी क्या करिए। उन्होंने कहा कि ये इसकी वजह से बच्चे तंग हो रहे हैं, ये मैंने आपसे पहले कहा था यहाँ पे नहीं रखे। उन्होंने मैडम से कहा। अच्छा, तो फिर हुआ क्या उसके बाद? आगे एकदम से बाजी का गला पकड़ लिया और सनी देओल निकल आया अंदर से। एकदम से स्पीड में उठी, देखते ही देखते एकदम स्पीड में उठी। बाजी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उन्होंने उसने जाके बाजी का गला पकड़ लिया और गला पकड़ के उन्हें जमीन से 1 फुट ऊपर उठा लिया। तो 1 फुट ऊपर उठा लिया? 1 फुट ऊपर उठा लिया। ये तो फिर फौरन टन 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 शुरू कर देते WWE की रेसलिंग शुरू। ऐसी बाजी की आंखें बिल्कुल, और हमारे मदरसे की लड़की थी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कैसे चीखें सब? चीखने लगे। तो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है बस मैं बेहोश हो जाऊंगी। तो जब चिल्लाने लगी लड़की तो बाजी ने कहा कि तुम उसे छोड़ो। बाजी ने कुछ पढ़ा, बाजी वहाँ पे जोर जोर से पढ़ने लगी आयतें वगैरह। फिर बाजी ने पढ़ के तैयबा के पर जैसे ही फूका ना, बाजी ने पढ़ के और उसे बिल्कुल छोड़ दिया। बाजी नीचे आके गिरी। बाजी भी गिर गई नीचे? बाजी नहीं, मतलब जवेरिया बाजी को उसे छोड़ दिया तैयबा। बाजी बच गई ना? तो बाजी नीचे गिरी तो उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे बाहर आ रही थी। बाहर क्या मतलब? आंखें बाहर गिर गई थी क्या बाहर? हाँ, और उनकी गर्दन पर निशान पड़ा था तैयबा के हाथ का। तो बाजी ने कहा कि वो रोने लगी, कहती मुझे अब इस मदरसे में रहना नहीं, आप मुझे मेरे घर भेजो। आधे से ज्यादा लड़कियां रोने लगी, कहती आप हमें हमारे घर भेजें बस। तो आधी रात ही ये सब तैयबा ने ये रात को जो ये सब किया, करते करते 2-2:30 बज गए। उसके बाद हम सब इतने ज्यादा डर गए तो कोई भी लड़की सो ही नहीं रही। बाजी से कह रहे तो हमारी जो मदरसे की बाजी है वो सब उस पर पढ़कर फूकने लग गई, दम दूध करने लग गई। और वो फिर चुप होकर बैठ गई ना, कभी बार बार कभी ऊंची आवाज में कहती मुझे पानी ला के दो, कभी उसको पानी पिला रहे हैं, कभी क्या करें, जो कह रही है उसे कर रहे हैं। कभी कहती पानी। बाजी से कहती तुम इस बच्ची को छोड़ दो, साथ साथ में उसे समझा भी रही है। कुछ समझ नहीं आया मुझे आपका अभी चंद सेकंड, कुछ समझ नहीं आया। पढ़ के फूक रही कह रही तो वो कहता है तो बाजी ने फिर सब लड़कियों से उसके बाद पढ़ के फूका तो वहाँ पर लेट गई बिल्कुल सीधी। बहन आहिस्ता हो जा, ब्रेक लगा ले अपने बोलने पे 2 मिनट के लिए, सांस भी लेट गई। तो बाजी ने कहा कि लड़कियों से कहा कि अब तैयबा वहाँ पे लेट के उससे आंख बंद करनी, बिल्कुल स्ट्रेट लेट कर उससे अपनी आंखें बंद। तैयबा की लाइन ड्रॉप हो गई। मदिया आई एम सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हुई है। मैंने कसम से नहीं काटी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये कहानी लग रही थी।
और जो तैयबा थी ना, ये तैयबा कहीं मिल जाए मुझे। ये तैयबा ने इतना बड़ा ड्रामा किया वहाँ पे मदरसे में, बाकी लोगों को भी तंग किया। और तैयबा के अंदर फरमाइशें 12 किलो रसगुल्ले, वाह भाई वाह। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉल की तरफ। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सॉरी, कौन? काशिफ? अरशद साहब, कैसे हैं अरशद साहब? अच्छा, मेरी 2-3 दफा कॉल लगी इसी दौरान, जब अभी कॉल जो चल रही थी ना इसमें। जी जी, तैयबा और ऐसा लग रहा था हाँ डबल कॉल जैसे बेल जा रही है और उनका फोन भी चल रहा है ना। हो सकता है किसी और को कॉल लग गई हो आपकी। खैर कोई यही बहरहाल में एक वाक्य था वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा था। आप देखिए, तैयबा टाइप का तो नहीं है। वाटर पंप का है कराची में। वाटर पंप पे कॉर्नर पे अनारकली के बिल्कुल सामने पेट्रोल पंप के साथ ना प्लाजा बना हुआ है। सही। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, प्लाजा है, मोहम्मदी सेंटर के नाम से ना। तो उस प्लाजा की जगह पहले एक बंगला होता था। सही। तो वो बंगला किसी ने ना जुआ में हार दिया और वो जिसने मतलब उसको जुआ पे लगाया था ना उसने लिया, उसे इस तरीके से हुआ आखिर वहाँ प्लाजा बन गया। उस ऑनर ने प्लाजा बनाया और उसके बाद ना वहाँ अभी तक भी नीचे की शॉप तमाम बंद पड़ी हुई है। सही। और अब आप कभी वहाँ का जाके देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा, कोई शॉप यानी एक आध या दो के सिवा ना कामयाब नहीं हुई। रेंट पे अब एक मालिक तो होगा नहीं शॉप का ना कि सब खरीद के लॉक कर सकते देना। सही। और मैंने खुद वहाँ मेज़नाइन पे ना ऊपर फ्लोर पे अपनी आंखों से खुद मैंने देखा है। 1-2:30 बजे का टाइम था रात में ना, आर्मी के ड्रेस में या खाकी वही में ना एक शख्स नमूदार हुआ है दरमियान में से और बाथरूम में गया है ना। सही। मैं वही यानी उस दौरान ये पाया था प्लाजा में ना काम के हवाले से। तो बहरहाल वो फिर बाथरूम में गया और दरवाजा बंद हुआ है। तो मैं तकरीबन थोड़ी देर इंतजार किया कि जो शख्स गया है बाहर आए तो मैं मतलब देखूं कि जब वो नहीं आया बाहर तो फिर मैं हिम्मत करके जाके ना दरवाजा थोड़ा सा धकेल के देखा तो खुला हुआ था ना। तो हाँ, फिर मैं एकदम से मैंने खोल दिया ना कि जो भी होगा तो नजर आएगा। तो अंदर कोई भी नहीं था ना। और प्लाजा में भी अक्सर फैमिलीज के साथ कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। सही। और हाँ, कॉर्नर का जो नीचे ना पहले इसी रोड की दुकान थी बिल्कुल कॉर्नर पे ना, कैबिन टाइप की ना। अब वहाँ पे पंचर की शॉप है अभी हाल ही में ना। तो उसके ऊपर के फ्लैट में जो जीना लगता है ना, उस जीने बच्चों ने खुद देखा अपनी आंखों से कि खातून है ना सफेद यानी उसमें। और भी कई लोगों ने देखा है मगर बस वो मतलब कोई भी ना वहाँ खुश नहीं। फैमिली जैसे रौनक होती है या ऐसा कोई ना कोई मसले मसाइल हर फैमिली के साथ रहते ही है वहाँ ना। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अनारकली के सामने बिल्कुल बाजार है, पुरौनक इलाका। ये कॉर्नर की जगह रोड के होते हुए भी ना अब तो ब्रिज बन गई यहाँ, और ये कॉर्नर की रोड की जगह होते हुए भी ना सन्नाटा है यहाँ। चलें चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये हमारे 2 बैक टू बैक कॉलर्स थे, तैयबा मदीहा और अरशद साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों लोगों का ईमेल का, मैसेजेस करने, कॉल करने का। बढ़ते हैं अपने SMS और ईमेल्स की तरफ। हमास अली ने अपनी ईमेल भेजी है। वो कहते हैं, कराची से मैं हूँ हमास। हम अपने घर में सुकून से रह रहे थे काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट काफ़ी साल से हम रह रहे हैं। और जब हमारा घर बना था तो हमें शुरू में कुछ फील हो गया था कि हमारे अलावा भी कोई है घर में।
तो उन्हें दिखवाया तो पता लगा कि एक पूरी फैमिली रहती है जिन्नात की, लेकिन वो अच्छे हैं, परेशान नहीं करेंगे आप जब तक रहेंगे, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का खुद एहसास दिलाते थे। हमें अक्सर साया नजर आता था किसी ना किसी का, और किसी ना किसी चीज की आहट होती थी, और औरत में और रात में ज्यादा फील होता था। तो काफी टाइम रह रहे थे हम में, तो आदत हो गई थी। एक दिन हमारी फैमिली में चाचा की तबीयत खराब हो गई, तो उनकी जो वाइफ थी वो बाबा पर यकीन रखती, तो वो बाबा से हेल्प ली। तो उन्होंने बाबा से हेल्प ली, उन्होंने बताया कोई है और उनको इस घर से निकाला जाए, तो उन्होंने तावीज़ जलाने शुरू किए, जिससे वो तंग हो गए, और फिर उनको जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाए गए, तो वो भी पहुंचाएंगे। माजरत जी, ये ईमेल इसी तरह लिखी हुई है, सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने भी तंग करना शुरू कर दिया। हमें हर रात किसी न किसी के पास जाते थे, डराने, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहते थे। तो कभी वो मेरी बहन के पास जाते, उसको उठाते और उठा के फिर गायब हो जाते, और कभी मेरे रूप में मेरे वालिदैन के पास जाते और कंफ्यूज करते रहते, और हमारे घर के कुछ पार्ट में थे। कभी घर से खुशबू आती, कभी बहुत गर्मी हो जाती। कुछ टाइम बाद हम उम्रा करने गए, तो कज़न को घर पर छोड़कर गए। घर में तो एक रात उन्होंने तंग किया बहुत। मेरी फुप्पो टीवी देख रही थी, एकदम लाइट्स ऑफ हो गई खुद ही, और एक लाइट ऊपर रह गई, और कोई किचन के पास चलते हुए दिखाई दिया। मेरी फुप्पो हाफजा हैं, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। देन उन्होंने भी ये फील किया कि कोई रूम में घूम रहा है। उन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ाई शुरू की। जैसे ही टीवी बंद हो गया और फिर सब नॉर्मल हो गया। जब थोड़े दिन बाद हम आए, हमें पता लगा सब, तो हम नानी के घर गए, तो पापा ने घर पर अकेले थे। उनके सामने मैं और मेरे भाई के रूप में वही मखलूक आई, फिर लड़ते हुए दिखाई दिए। हम दोनों के पता नहीं जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमास। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईमेल भेजने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा पढ़ लिया कीजिए, और फुल स्टॉप, कॉमा, ये चंद चीज़ें होती हैं, बस एक ही सांस में वो एसएम की तरह लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो ज़रा मुश्किलात हो जाती हैं पढ़ने के लिए। है आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल्स करने का, एसएमएस करने का। आज का जो शो है वो हमने पूरी कोशिश की है कि ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगर इस तरह की ईमेल आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ने के लिए। खैर, आप लोग अपनी ईमेल भेज सकते हैं official.minhajali@gmail.com पे। इसके अलावा आप लोग अपने एसएमएस भेज सकते हैं 6278 KHI टाइप करने के बाद। जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, सिद्रा अंसारी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। अलीज़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन नरगिस कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मैंने लास्ट वीक आपसे बात करनी थी पर आप आए नहीं, और आज मेरी फ़ोन कॉल नहीं लग रही। खैर चलें, कोई बात नहीं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग मैसेज है डॉक्टर ओसामा का, और वो कहते हैं कि कुछ चुड़ैलों के पैर पीछे की तरफ नहीं मुड़े होते, क्या ये लाजमी क्राइटेरिया है चुड़ैल होने का? जनाब ये तो मुझे पता भी नहीं है, मतलब मुझे तो एक्चुअली नहीं तो होंगे। मुझे ये लगता है, जैसे मैं हर शो में ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है, बिल्कुल गलत हो सकती है, किसी को मैं नहीं कह रहा कि इस बात पे मान ले फ़ौरन आंखें बंद करके। जिस तरह इंसानों में किसी के पैर टेढ़े होते हैं, किसी के हाथ टेढ़े होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं देता, इसी तरीके से जानवरों में भी होता है कि किसी जानवर के आर्थराइटिस का मसला होता है, किसी जानवर के देखने का मसला होता है, किसी जानवर के सुनने का मसला होता है। उसी तरीके से शायद इस मखलूक में भी, या हमारे अलावा भी जो मखलूक और मौजूद हैं इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस कायनात में, उनमें भी हो सकता है कि यही मसला हो। अब अमूमन लोगों ने
अक्सर औकात ये हुआ होगा कि कोई एक ऐसी मखलूक देख ली होगी जिसके पैर टेढ़े होंगे, तो वो लोगों ने एक बना लिया होगा कि पैर टेढ़े होते हैं, चुड़ैलों के पैर टेढ़े होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये क्राइटेरिया तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक इसके बारे में जो इल्म रखते हैं उन लोगों के पास ज़्यादा इसके बारे में मालूमात होगी। खैर, जो मरिया साहिबा की कॉल थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत सारे लोगों ने उस कॉल को एंजॉय किया। झूठ होगा अगर मैं ये बोलूं कि मैंने एंजॉय नहीं किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया, काफ़ी मज़ेदार कॉल थी। लेकिन वो सिर्फ मज़ेदार इस लग रही थी क्योंकि वो जिस तरीके से बता रही थी, जिस तेजी के साथ, हो सकता है कि वो वाकया असली हो, क्योंकि इस तरह के वाकयात अक्सर आपको हॉस्टल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सुनाई देते हैं। बहुत सारी जगहों पे अमूमन ये होता है कि बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जबरदस्ती किसी जगह पे घुसा दिया जाता है क्योंकि वालिदैन चाहते हैं।